नमस्ते मित्रों, आप सभी का यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स यानी कि तपस्वी आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसका टॉपिक है गुजराल डॉक्ट्रिन और साथ ही साथ हम देखेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया को लेकर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है, उसके बारे में आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आप देखें तो जो हमारे नेबर है उसके साथ हमारे जो रिलेशन की जो अच्छे होने की जो शुरुआत कोई करता है और शुरुआत की जो कोई प्रिंसिपल घड़ा जाता है तो ये गुजरात डॉक्ट्रिन उसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए भी इसको जानना हमारे लिए जरूरी होता है। साथ ही साथ ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसी से ही हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हम पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो ही हम रीजियोनल इंटीग्रेशन के थ्रू आसियान के और सार्क जैसे जो ब्लॉक्स हमने बनाए हैं उसी के थ्रू हमारी जो फॉरेन पॉलिसी और हमारे जो बेसिक नेशनल इंटरेस्ट है उनको हम इसी से ही पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें तो अभी जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके पास काफी पोटेंशियल है। स्ट्रेटेजिकली भी देखें तो उसकी लोकेशन हमारे लिए और हमारी जो सिक्योरिटी है उसके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है, वो हो जाती है। तो इसीलिए भी हम जो थोड़ा बहुत साउथ ईस्ट एशिया की जो हमारी पॉलिसी है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि हम जो आसियान है उसका अलग से लेक्चर में जानेंगे, लेकिन जो आसियान है उसके बारे में सिर्फ थोड़ा ओवरव्यू है इस वीडियो लेक्चर में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन। ये गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है? गुजराल डॉक्ट्रिन उसे कहते हैं कि ये जो इंद्र कुमार गुजराल जो कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उसके द्वारा ये जो गुजराल डॉक्ट्रिन है वो तैयार है, वो की गई थी कब? 1990s में। क्योंकि उस वक्त हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें काफी बड़ा बदलाव आया। भारत में उस वक्त बहुत ही ज्यादा तरह का बदलाव आ गया, साथ ही साथ विश्व में भी उतना बदलाव आ गया था। तो इसीलिए जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसमें काफी जो चेंजेस है, उसके डिटर्मिनेंट्स है उसमें भी काफी चेंजेस है वो आया है। क्योंकि इंद्र कुमार गुजराल है उनकी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर ज्यादा पकड़ थी, तो इसलिए वो पहले 1989 से 90 तक वीपी सिंह सरकार में विदेश मंत्री रहे और बाद में एचडी देवेगौड़ा की सरकार में भी 1996 से 1998 तक वो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो रहे हैं। उसके बाद वो हमारे देश के 12वें प्रधानमंत्री बने। अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक 11 महीने तक वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने अपनी जो सेवा है वो दी है। और इंद्र कुमार गुजराल को किस लिए याद रखा जाता है? ये गुजराल डॉक्ट्रिन और उनकी जो सीटीबीटी को साइन ना करने की जो पॉलिसी है उसी के लिए इंद्र कुमार गुजराल की जो बिगेस्ट अचीवमेंट है वो हम उसको कह सकते हैं। जो द गुजराल डॉक्ट्रिन इज कंसिडर्ड टू हैव मेड सब्सटेंशियल चेंज इन द मैटर इन विच इंडियाज बायलैटरल रिलेशन वेर कंडक्ट विद इट्स इमीडिएट नेबर्स, स्पेशली द स्मॉल वंस। ये गुजराल डॉक्ट्रिन है वो हमारे जो इमीडिएट जो नेबर्स है, छोटे छोटे जो राष्ट्र है, उसके प्रति हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें और साथ ही साथ जो बायलैटरल रिलेशन है उसमें सब्सटेंशियल चेंजेस है वो आए हैं। क्योंकि आप देखें तो जैसा कि हमने अगले लेक्चर में डिस्कशन किया कि जो ये छोटे छोटे कंट्रीज है वो भारत को एक हेजीमोन की तरह देखते हैं और वो छोटे छोटे जो कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज, वो बिग ब्रदर सिंड्रोम से ग्रस्त है। इसको डिप्लोमेटिक भाषा में बिग ब्रदर सिंड्रोम कहा जाता है कि भारत है वो एक इकोनॉमिक पावर हाउस से साथ ही साथ पॉलिटिकल पावर हाउस है और साथ ही साथ जो मिलिट्री भी है वो साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया रीजन में सबसे ज्यादा किसी के पास जो मिलिट्री है तो वो भारत के पास है। साथ ही साथ भारत एक परमाणु राष्ट्र भी है। तो इसीलिए भी ये जो छोटे छोटे जो स्मॉलर जो राष्ट्र है वो लोग भारत को खतरे के रूप में देखते हैं। तो तब भी जो उस वक्त हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, उस फॉरेन पॉलिसी मेकर्स है, उनको ये लगा कि उनको भारत के प्रति एक जो अच्छा रिलेशन बनाना हो तो भारत को भी उनका विश्वास है वो जीतना पड़ेगा। तो इसी से ही ये जो गुजराल डॉक्ट्रिन की जो नींव है वो इसी के आधार पर है वो रखी गई है। ये गुजराल डॉक्ट्रिन 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर ही आधारित है, जो कि अपने जो इमीडिएट नेबर है उसी
को फोकस करके ये बनाई गई। उसमें भी आप देखें तो ये जो गुजराल डॉक्ट्रिन है उसका जो रूट है वो जवाहरलाल नेहरू की जो पंचशील पॉलिसी है उसी को ही आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि गुजराल डॉक्ट्रिन में भी जो प्रिंसिपल उसमें दिए गए हैं वो सब सीधे तौर पर उनका जो रूट है उनका जो सोर्सेस है इन प्रिंसिपल्स का वो सीधे ही आप पंचशील को देख सकते हैं। India has always had a vital interest in independence and sovereignty of its neighbor. भारत हमेशा ही अपने जो पड़ोसी है उसकी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है। भारत काफी बार ये कह चुका है कि कोई भी जो दूसरा देश है वो हमारे साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया की जो इंटरनल मैटर्स है उसमें कोई भी पावरफुल राष्ट्र है वो उसमें अपनी जो दखलगिरी है वो नहीं करता। भारत हमेशा ही ये जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी है वो हमेशा ही दूसरे देशों के साथ चाहता है। अब जैसा कि हमने पहले किया कि काफी ऐसे जो साउथ एशियन कंट्रीज है उनको लगता है कि भारत एक हेजीमोन की तरह डोमिनेट कर रहा है। ये छोटे छोटे जो नेबर्स है उसको हेजीमोन की तरह नेबर जो डोमिनेट है वो कर रहा है। शायद इसलिए ही ये जो गुजराल डॉक्ट्रिन है उसमें जो कोऑपरेशन के ऊपर ज्यादा है वो फोकस किया गया है, क्योंकि अगर भारत को इन छोटे छोटे देशों से कोई बड़ा फायदा तो नहीं होता है, लेकिन जब आप चाइना जैसे बड़े प्लेयर के साथ आप डिप्लोमेटिक गेम खेलते हो तो ये छोटे छोटे जो नेशंस है वो हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है वो हो जाता है। शायद आज इसीलिए ही आप अभी देखें तो मालदीव जैसे छोटे से राष्ट्रों में जो चाइना अभी उथल पाथल मचा रहा है वो इसी के तौर पर आप उसको देख सकते हैं। अब देखते हैं कि जो प्रिंसिपल्स है उसकी बात हम करते हैं। गुजरात डॉक्ट्रिन के जो प्रिंसिपल्स जो दिए गए हैं उसकी बात करें तो जैसा कि हमने पहले डिस्कशन किया कि ये जो गुजरात डॉक्ट्रिन है उसमें आप नेहरू की जो पंचशील पॉलिसी है उसको भी काफी ऐसी एक रूट की तरफ एक स्रोत की तरफ नेहरू की जो पंचशील पॉलिसी है वो गुजरात डॉक्ट्रिन का बेस की तरफ आप उसको देख सकते हैं, जिसमें पहला आता है कि जो भारत है वो इन सब देशों के साथ जो पारस्परिक संबंध है उसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं देगा, लेकिन भारत है वो इन सब देशों को भारत के प्रति विश्वास हो, इसीलिए ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जैसे जो मैकेनिज्म होते हैं उसका निर्माण है वो भारत करेगा। साथ ही साथ भारत अपने जो सॉफ्ट पावर है उसका भी इस्तेमाल इन सब देशों के साथ विश्वास को जीतने के लिए करेगा, और इन देशों के साथ जो हमारे जो रिलेशन है उसको मजबूत करने के लिए भी भारत है वो इसी के साथ ही इन सब देशों के साथ एक जो कोऑपरेशन है उसी की शुरुआत है वो करेगा। और आप इसी प्रिंसिपल से ही आप काफी बार न्यूज में सुनते होंगे कि जब जब ये पड़ोसी जो हमारे देश है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान जैसे जो है उसके साथ भारत विश्वसनीय संबंध है वो बनाना चाहता है और इसके साथ जो विवाद है उसको बातचीत से सुलझाना है वो चाहता है। साथ में भारत है वो बदले में किसी तरह की जो हेल्प है उसकी अपेक्षा नहीं करता किसी भी। शायद आप देखें तो भारत है वो इन सब देशों में आए किसी भी जो प्राकृतिक विपदा आ पड़ती है जैसे कि जो भूकंप है, जो फेमाइन है, ऐसी परिस्थितियां और साथ ही साथ जो ज्यादा बारिश जैसी जो परिस्थितियां आती है तब भारत को आप इन सब देशों को भारी मात्रा में मदद करते हुए आप देखते हैं। तो ये है वो इस गुजरात डॉक्ट्रिन के ऊपर ही आधारित है। दूसरा है नो साउथर्न कंट्री should allow its territory to be used against the interest of another country of the region, यानी कि एक दूसरे की जो लैंड है, जो जमीन है वो दूसरे देश के खिलाफ देश विरोधी जो एक्टिविटीज होती है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज होती है, उसके लिए जो साउथ ईस्ट एशिया या फिर कहे तो साउथ एशिया का कोई भी देश अपनी लैंड का, अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ ऐसी जो एक्टिविटी है उसके लिए ये जो अलाव है वो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी देश है वो भारत के खिलाफ कोई ऐसी प्रवृत्ति चलती है जैसे कि जो आतंकवादी प्रवृत्तियां पाकिस्तान जो चलाता है, साथ ही साथ देखे तो पाकिस्तान है वो अब प्रॉक्सी वॉर भी शुरू करता है, जैसे कि काफी ऐसे जो स्पाइस आईएसआई के जासूस है वो नेपाल से ही पाए गए हैं। साथ ही साथ जो बांग्लादेश है वहां पर भी काफी ऐसे
आईएसआई के जो ऑपरेटिव्स है वो वहां से पकड़े गए हैं। और वहीं आप देखें तो इन सब जैसे देशों के खिलाफ पाकिस्तान और जो चाइना है वो भारत के खिलाफ जो एक साजिश, जो न्यूज की भाषा में कहे तो जो मीडिया की भाषा में साजिश कहे, तो ये जो साजिश रच रहे हैं तो ये भी उसी का ही एक जो गुजरात डॉक्ट्रिन है उसका एक उल्लंघन के रूप में आप देख सकते हैं। भारत ने कभी भी इन सब देशों के खिलाफ जो अपनी लैंड है वो इसका इस्तेमाल है वो किसी को नहीं करने दिया। लेकिन अब देखें तो चाइना है वो पैसे के दम पर इन सब देशों के साथ जो ये गुजरात डॉक्ट्रिन है उसका उल्लंघन है वो करवाता है। शायद इसलिए ही आप देखें तो मालदीव्स के अभी जो परिस्थितियां चल रही है वो आप इसी के गुजरात डॉक्ट्रिन का ही एक उल्लंघन के रूप में आप उसको देख सकते हैं। नो कंट्री शुड इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अनदर, ये भी जवाहरलाल नेहरू की पंचशील सिद्धि का ही एक जो पंचशील नीति है उसी का ही एक प्रिंसिपल है। यानी कि कोई भी देश एक दूसरे के जो आंतरिक मामले है, इंटरनल जो अफेयर्स है, उसमें कोई भी देश आंतरिक मामलों में दखल नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल परिस्थितियां आए तो कोई भी ऐसा जो देश है वो इन सब देशों जो ये भारत है या फिर कोई भी दूसरा देश जो आंतरिक परिस्थितियां या सिविल वॉर जैसी परिस्थितियां चल रही है उसमें भारत है वो या फिर कोई भी साउथ एशिया वाला देश है वो इसकी जो उल्लंघन है वो नहीं करेगा। साथ ही ऑल साउथ एशियन कंट्रीज मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, यानी कि इस रीजन के सभी देश एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेंगे। साथ ही साथ कोई भी ऐसी जो इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आए तो एक दूसरे के साथ जो आर्थिक रूप से मदद कर सके, साथ ही साथ जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका भी इस्तेमाल करके एक दूसरे की मदद है वो करेगा। उसके बाद आता है दे शुड सेटल ऑल दैट डिस्प्यूट थ्रू पीसफुल बायलैटरल नेगोशिएशंस, यानी कि जो कोई भी देश है वो एक दूसरे के खिलाफ कोई भी ऐसे जो विवाद है वो बायलैटरल नेगोशिएशन या फिर कहे तो शांतिपूर्ण तरीके से ये जो है वो उसको निपटाएगा। और इसी प्रकार ये जो गुजराल जो डॉक्ट्रिन है वो नॉन म्यूचुअल के सिद्धांत के आधार पर ही अपने जो छोटे छोटे जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके प्रति भारत है एक बड़े भाई की तरह ये जो नम्र दृष्टिकोण है वो रखेगा और साथ ही साथ उनके साथ जो कोऑर्डिनेट रिलेशन है उसको बनाने में ज्यादा है वो जोर देगा। शायद इसीलिए ही आप देखें तो रिवर वाटर डिस्प्यूट जो चल रहा है, गंगा के साथ शेयरिंग डिस्प्यूट जो चल रहा है, उसको 1996 में जो बांग्लादेश के साथ फरक का डैम का जो समझौता हुआ है वो इस गुजरात डॉक्ट्रिन कहे कि इस सिद्धांत को कामयाबी भी आप उसको कह सकते हैं। लेकिन काफी ऐसे जो स्कॉलर है उनका ये मानना है कि जो गुजरात डॉक्ट्रिन है वो अभी पूरे का पूरी तरह से कामयाब है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देखें तो काफी ऐसे हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पर पॉलिटिकल अस्थिरता की जो सिचुएशन वो चल रही है या फिर कहे तो वहां की जो सरकार है वो हमेशा ही उन्होंने भारत के विरोध का ही जो भारत के जो विरोधियों है उसी का ही साथ दिया है। या फिर काफी ऐसे जो देश जैसे कि जो नेपाल हो या फिर बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, इन सब है, इन सभी देशों ने चीन के इशारे पर ही भारत के खिलाफ हमेशा ही कोई ना कोई साजिश है उसमें उसका जो साथ है वो दिया है। लेकिन आप देखें तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में ये जो गुजरात डॉक्ट्रिन है उसका बहुत ही बड़ा एक योगदान है वो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अब देखें तो गुजरात डॉक्ट्रिन है वो जब ये अमल में लाई गई तभी से ये जो गुजरात डॉक्ट्रिन है उसको सभी प्रधानमंत्री है उन्होंने उसी के आधार पर अपनी जो भारत की विदेश नीति है उसको चलाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं गुजरात डॉक्ट्रिन के कुछ जो आउटकम्स की बात करें तो उसमें भी आप देखे थे, जैसा कि हमने पहले डिस्कशन किया कि नॉन रेसिप्रोसिटी है वो इसका सबसे नोवेल एलिमेंट्स के रूप में आप उसको
देख सकते हैं, क्योंकि आप देखें तो जो ये देश है वो भारत के प्रति एक डर की नज़र से देख रहे हैं। उसको ये डर खत्म करने के लिए ये जो नॉन रेसिप्रोसिटी है वो हमारे लिए काफ़ी है वो इम्पोर्टेंट है वो हो जाता है। और इसी के तौर पर जो इंद्र कुमार गुजराल है उसने इसी के तौर पर गुजराल डॉक्ट्रिन के आधार पर ही पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने अपने जो रिलेशन है उसको अच्छी करने की जो कोशिश है वो की है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा ही इसका जवाब है वो गलत तरीके से दिया है। गुजराल ने इसी के तौर पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप से उसका जो फॉर्मेशन है वो किया था, क्योंकि जैसा कि इसमें एक सिद्धांत है कि एक दोनों देशों के जो विवाद है वो नेगोशिएशंस बायलैटरल नेगोशिएशन के सोल्व करेंगे। तो इसी के तौर पर ये जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स है वो बनाए गए, उसमें कश्मीर के ऊपर जो इश्यू है, कश्मीर का जो विवाद है उसको भी सोल्व करने की कोशिश है वो की है। साथ ही साथ पीस एंड सिक्योरिटी जो डैम है और तुलबुल प्रोजेक्ट है, सिर क्रिक इश्यू है, और ड्रग ट्रैफिकिंग और जो सीज फायर वायोलेशंस और टेररिज्म का जो भी इश्यू, या फिर कहे तो जो रेडिकलाइजेशन का भी जो इश्यू है जो आईएसआई करवाता है, इन सब विवादों को सोल्व करने के लिए ही ये जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स है वो बनाए गए हैं। लेकिन आप देखें तो आप तो अच्छे हो लेकिन सामने वाले भी अच्छा होना चाहिए, तभी आपके जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कभी ऐसा जो भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश नहीं की है। क्योंकि वहाँ का जो शासन तंत्र है, पॉलिटी और वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स है वो सब आर्मी से ही बिलोंग करते थे। वहाँ की आर्मी है वो ही वहाँ की इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन और जो पॉलिटी है उसको वहाँ की आर्मी कंट्रोल करती है। तो वही आप देखें तो जो वहाँ के स्टेट विद इन द स्टेट आप आईएसआई को कह सकते हैं, आईएसआई भी एक जो बड़ा रोल है वो प्ले करती है, क्योंकि कभी भी पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा कि जो कश्मीर है उसका इसकी जो डिस्प्यूट है वो सोल्व हो जाए। क्योंकि जो अगर कश्मीर वाला जो इश्यू सोल्व हो गया तो पाकिस्तान भी हमारी तरह ही वहां पर काफी ऐसे जो एथनिक जो ग्रुप्स है उनको इस्लामाबाद के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये कश्मीर और भारत के खिलाफ जो प्रवृत्तियां होती है यही एक जो इश्यू है, इसी से ही पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है वो यूनाइट रहता है। शायद इसलिए भी आप देखें तो कोई भी पाकिस्तानी लीडर्स है वो भारत के साथ मजबूत रिश्ते या फिर रिश्ते सुधारने की कोशिश है वो नहीं करता है। क्योंकि जब भी कोई ऐसा जो लीडर्स है वो भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात करता है तो या फिर वो आर्मी उसे हटा देती है, या फिर कहे तो जो रेडिकल ग्रुप्स है वहां पर उसके निशाने पर ये जो लीडर्स है वो आ जाते हैं। शायद इसीलिए भी हमेशा ही हमारे जो अभी ऐसी बात कहे तो पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिलेशन है वो कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। आप पाकिस्तान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी, काफी ऐसी जो सोशल मीडियाज में बातें चलती रहती है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमें वॉर करनी चाहिए, लेकिन अब देखें तो हमारे पास जो गंवाने के लिए काफी ज्यादा हमारे पास है, वही पाकिस्तान के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। तो जो अभी लड़ाई जैसी परिस्थितियां आती है तो सबसे ज्यादा नुकसान है वो भारत को ही होगा। वही आप देखें तो पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, अगर वो पूरी तरह से हार जाता है तो न्यूक्लियर वेपन्स का ही इस्तेमाल है वो कर सकता है। तो भाई जब ये जो बात है वो थोड़ी अलग मुद्दे पर चली गई, लेकिन कहने का मतलब ये है कि गुजराल सिद्धांत है वो उसका जो फेलियर है उसको भी आप देख सकते हैं। क्योंकि आप देखें अभी जो सभी देश है वो नेशनल अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट पूरा करना चाहते हैं, लेकिन भारत है वो अभी भी ऐसे जो सिद्धांत है उसी के ऊपर आधार ज्यादा है वो रखता है। भारत ने कुछ ही समय तक रियल पॉलिटिक है उसका ही इस्तेमाल, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी वो रियल पॉलिटिक में बिलीव करती थी। तो इसीलिए ही आप देखें तो इंदिरा गांधी के बाद हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कभी भी ऐसी मजबूत नहीं रही। हालांकि अभी आप काफी ऐसे भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें काफी चेंजेस आए हैं। अभी की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर ज्यादा स्टेप है वो ले रही है। अब देखते हैं इंद्र कुमार गुजराल की बात करते हैं तो उनका टेन्योर था वो बहुत ही कम था, 11 महीने का उनका टेन्योर था। वो 12वें प्रधानमंत्री बने थे। तो उसमें उन्होंने ये गुजराल सिद्धांत के आधार पर ही बांग्लादेश के साथ जो फरक्का डैम वाला जो एकॉर्ड किया, गंगा वाटर एकॉर्ड जो किया है वो इसी के तौर पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ देखें तो उन्होंने हमेशा ही पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो अच्छे बनाने के लिए अपने जो पर्सनल अपील है वो
उसी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, उसी के जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जो हमारे कर रहे हैं, जो लाहौर गए थे, उनकी रिश्तेदार की जो शादी थी वहां पर गए थे, तो जो अपनी पर्सनल टच दे रहे हैं उसके साथ रिलेशन सुधारने में, तो वो भी गुजराल सिद्धांत के रूप में ही आप उसको देख सकते हैं। जब उन्होंने अपनी ऑफिस छोड़ी तो इंडियन पॉलिटिक्स में काफी जो की अचीवमेंट्स है वो बहुत ही कम है, लेकिन जो है वो काफी ज्यादा है। जो कि उसमें आप देखें तो सबसे पहली अचीवमेंट ये गुजराल सिद्धांत है, छोटे छोटे देशों के साथ जो रिलेशन है उसको सुधारने में। दूसरी उनकी जो लेगेसी है वो है सीटीबीटी या फिर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है, उसको साइन ना करना। उन्होंने मजबूती से सभी जो बड़े बड़े यूएसए और दूसरे फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश भारत पर जो दबाव बना रहे थे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को साइन करने के लिए, लेकिन इंद्र कुमार गुजराल ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया कि भारत है वो कभी भी ये सीटीबीटी साइन नहीं करेगा। शायद इसीलिए ही उसके बाद की जो गवर्नमेंट आई अटल बिहारी वाजपेयी की, तभी ये सीटीबीटी को साइन ना कर सके, इसीलिए ही ये जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो सके, दूसरे हमारे जो परमाणु एक्सप्लोजन हमने किए, वो शायद ये सीटीबीटी को साइन ना करने की वजह से ही कह सकते हैं। अब देखते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी की बात कर। ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, इसी से हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसमें काफी बड़ा बदलाव आया है। इसलिए भी हमारा जो लुक ईस्ट पॉलिसी को जानना हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है वो हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर ये जो चित्र दिया गया है उसी से ही आप पता कर सकते हैं कि हमारी लुक ईस्ट या अभी की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ जो आसियान कंट्रीज है उनके लिए भी, उनकी जो संप्रभुता है उनको बरकरार रखने के लिए भी ये काफी इम्पोर्टेंट है वो हो जाता है। क्योंकि आप देखें तो आसियान है उसके ऊपर चाइना का जो प्रभुत्व है वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि चाइना एक इकोनॉमिक पावर हाउस के साथ साथ ही देखे तो रिसोर्सिस में और मिनरल से उसमें भी इन सब आसियान देशों के जो उन आसियान जो पड़ोसी देश है चाइना की साथ, जिनकी जो सीमाएं जो चाइना के साथ लगती है, उन सब देशों को कभी ना कभी ये डर रहता है कि जो चाइना है वो कभी भी हमारी जो टेरिटरी है वो कैप्चर करेगा। जैसे कि कोई भी ऐसा जो देश है जिसमें रिसोर्सेज ज्यादा है तो चाइना वहां पर अपनी नजर है वो गड़ाएगा। शायद इसीलिए ही आप देखें तो साउथ चाइना सी में भी अभी जो जो सिचुएशन चल रही, चाइना किसी का नहीं सुन रहा है, ना तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का सुन रहा है, ना तो वो सुपर पावर अमेरिका का सुन रहा है, वो अपनी मनमानी है वो साउथ चाइना सी में कर रहा है। साथ ही साथ काफी ऐसे जो आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है ताकि उनकी जो टेरिटरी है वो बढ़ सके और उनको जो एक जियोपॉलिटिकल एडवांस जो पोजीशन है वो मिल सके। तब जो आसियान कंट्रीज है तब उनको भारत के रूप में एक जो आशा का जो किरण है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर चित्र दिया गया है उसी से आप देखें तो आसियान है वो चाइनीज जो जिसे समुद्र के जो दिया गया है उसमें आसियान डूब रहा है, तभी भारत एक मददगार के रूप में है वो आसियान के लिए, जो एक मददगार के रूप में वो आया है। क्योंकि आप देखें तो अभी भी आप जो आसियान से जो कंट्रीज है उनकी कुल इकोनॉमी देखें तो उसमें सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो इस चाइना का ही है उसमें, और चाइना और जो इंडिया है वो चाइना की जो डोमिनेंस है उसको बैलेंस करने के लिए इंडिया ही एक अकेला देश है, उसमें अकेले देश में ही ऐसी कैपेबिलिटी है जिससे आसियान में चाइना की जो डोमिनेंस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ साथ इसीलिए ही आसियान जो देश है वो भारत को एक मददगार की नजरिए के रूप में वो देख सकते हैं। और इंडिया और आसियान के जो संबंध है वो हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम पहले देखते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में जो अभी दिया गया है उसमें आप देखें तो जो तीनों हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने जो लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में कहा, क्या कहा है उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तब ये लुक ईस्ट पॉलिसी हमारे जो फॉरेन पॉलिसी में नहीं थी, लेकिन साथ ही साथ देखें तो जवाहरलाल नेहरू का भी इस साउथ ईस्टर्न राष्ट्रों के साथ जो उनका जो नजरिया था वो भी काफी अभी देखे तो अभी की सिचुएशन को ही रिलेवेंटली वो उसी की तरह का था।
उन्होंने एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस जो मार्च 1947 में जो हुई थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वी आर ऑफ एशिया एंड द पीपल ऑफ एशिया आर नियरर एंड क्लोजर टू अस देन अदर्स। यानी कि एशिया के सभी जो लोग हैं वो दूसरे देशों की बजाय जो एक दूसरे के साथ ज्यादा मेल खाते हैं, क्योंकि आप देखें तो उसमें कॉमन फीचर्स है वो काफी ज्यादा है। जैसे कि जो रिलीजन है, काफी साउथ ईस्ट एशियंस है, वहां पर बुद्धिज्म है, वो मेन रिलीजन बुद्धिज्म मेजोरिटी है। वही बुद्धिज्म का जो जन्म स्थल है वो भारत है, शायद इसीलिए ही अब देखे तो ये भी एक जो रिलीजियस सेंटिमेंट है वो आप उसको देख सकते हैं। वही दूसरी बात है जो रेसिस है, हम साउथ ईस्ट एशिया और भारत और दूसरी तरह साउथ एशियन रीजन में सभी जो रेस है वो उसमें एथनिकली भी देखे तो उसमें काफी जो सिमिलरिटी है वो पाई जाती है। और हमारी जो सिचुएशन है उसको भी जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि वो इम्पोर्टेंट है। इंडिया इज सो सिचुएटेड दैट शी इज द पाइवोट ऑफ वेस्टर्न सदर्न एंड साउथ ईस्ट एशिया। इन द पास्ट हर कल्चरल फ्लो टू ऑल these countries and they came to her in many ways. These contacts are being renewed and the future is bound to see a close union between India and Southeast Asia. उन्होंने कहा है कि भारत की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसी से ही भारत वेस्टर्न सदर्न और साउथ ईस्ट एशिया है उसके साथ काफी अच्छी तरह से जुड़ सकता है। उसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो काफी इम्पोर्टेंट है। और शायद इसीलिए ही आप देखें तो जब प्राचीन काल में ही जब भारत के जो ट्रेड रिलेशन हुआ करते थे रोमन्स के साथ, साथ ही साथ इस साउथ ईस्ट कंट्रीज के साथ, शायद इसी से आप देखें तो जब बुद्धिज्म और इस्लाम यहाँ पर आया उसी से पहले जो हिंदुइज्म है वही इस रीजियन में डोमिनेट कर रहा था। क्योंकि आप देखें तो उसके साथ देखें तो इन सब जगहों पर जो हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो बढ़ सकी, क्योंकि इन सब देशों के साथ गुप्त एम्पायर के वक्त भी और दूसरे तरह के जो मौर्य एम्पायर है और साथ ही साथ बाद के जो कुछ एम्पायर बने सातवाहन चोला एम्पायर, इन सब के साउथ ईस्ट एशियंस के साथ जो रिलेशन है वो अच्छे थे। वहीं आप देखें तो गुप्त एम्पायर है उसके रोमन एम्पायर के साथ अच्छे रिलेशन थे, ट्रेड रिलेशन हुआ करते थे और साउथ ईस्ट एशिया के साथ ही थे। तब भी रोमन्स की जो कुछ कमोडिटीज थी उसका व्यापार है वो हमारे जो व्यापारी है वो रोम से जो व्यापार करते थे उसका थोड़ा हिस्सा है वो ये साउथ ईस्ट एशिया है वहां पर भी जो एक्सपोर्ट है वो करते थे। शायद इसलिए ही जवाहरलाल नेहरू ने कहा होगा कि भारत की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही वेस्ट और ईस्ट एशिया है वो जुड़ सकते हैं। भारत एक जो गेटवे के रूप में भारत को देखा जा सकता है। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल की जो कि एक बॉर्न डिप्लोमेट आप उसको कह सकते हैं। What look east really means is that on outward looking India is gathering all forces of dynamism, domestic and regional, and is directly focusing on establishing synergies with a fast consolidating and progressive neighborhood to its east and mother continent of Asia। यानी कि इंद्र कुमार गुजराल का कहना यह है कि लोक ईस्ट वास्तव में है क्या। उनका कहना है कि भारत है वो स्थानिक और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक और रीजनल जो गतिशीलता है उसको इकट्ठा है वो भारत है वो कर रहा है, और इसी से ही सभी ताकतों को इकट्ठा करके वो ईस्ट की तरफ तेजी से इन जो पड़ोसी जो देश है उनके साथ प्रगतिशील तरीके से अपना जो तालमेल है वो स्थापित करने पर सीधे तौर पर ध्यान है वो भारत केंद्रित कर रहा है। उसके बाद देखें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा था द लुक ईस्ट पॉलिसी इज नॉट मर्ली एन एक्सटर्नल इकोनॉमिक पॉलिसी, इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन इंडियाज विजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडियाज प्लेस इन द इवॉल्विंग ग्लोबल इकोनॉमी। यानी कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का कहना यह है कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो सिर्फ एक एक्सटर्नल इकोनॉमिक पॉलिसी ही नहीं है, ये जो एक विश्व की जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी है, उसमें भारत का जो स्थान है, भारत का जो दृष्टिकोण विश्व के प्रति और विश्व का जो दृष्टिकोण है भारत के प्रति, उसमें एक काफी जो स्ट्रेटेजिक जो शिफ्ट आया है, रणनीतिक बदलाव है, वो भी आप लुक ईस्ट पॉलिसी को ही देख सकते हैं। अब देखते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो 1991 में उसको करी गई थी, जो कि इसको एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है वो माना जाता है। क्योंकि आप देखें तो उस वक्त जो
हमारी जो काफी ऐसी जो सिचुएशन हो गई थी, उससे हमारे जो रिलेशन है उसको सुधारना काफी जरूरी होता है। क्योंकि आप देखें तो 1990 का दशक भारत के लिए काफी कठिनाइयों वाला ही रहा है। साथ ही साथ भारत ने उसी ही दशक में काफी जो नए चेंजेस किए हैं, आगे बढ़ने के लिए काफी चेंजेस है वो भारत ने उस 1990 के दशक में ही किए हैं। क्योंकि आप देखें तो भारत ने जो एलपीजी रिफॉर्म्स किए हैं वो भी 1990 से 2000 तक ही किए हैं। परमाणु राष्ट्र बना भारत उस वक्त, वो भी इसी दौर में हुआ। साथ ही साथ भारत एक वक्त ऐसा भी आया जब जो हमारी इकोनॉमी है वो वीक हो गई थी और भारत के पास अपने एक्सपोर्ट के लिए भी उतना पैसा नहीं था। तब भी ये जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ और हमारी साथ ही साथ देखे तो एक बहुत ही बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर भी है जो जिसने हमारी फॉरेन पॉलिसी में काफी बदलाव आया, वो है जो यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हो गया, सडन डिमाइस ऑफ यूएसएसआर, यूएसएसआर का जो विघटन हो गया, उसी से ही हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें काफी बदलाव आया। क्योंकि आप देखें तो जो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे वो काफी विजनरी लीडर थे और साथ ही साथ जो रियलिज्म है उसमें काफी बिलीव करते थे, रियलिस्ट और रियल पॉलिटिक्स में बिलीव करते थे। तो शायद इसीलिए ही उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है उसमें पीवीएन राव ने काफी योगदान दिया है। और उन्होंने तब उनको लगा कि अब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें काफी चेंजेस लाना होगा, शायद इसीलिए ही उन्होंने तब अमेरिका के साथ तो रिलेशन अच्छे की सुधार करने की शुरुआत की। साथ ही साथ हम देखें तो जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र है या फिर कहे तो जो आसियान है उसी के साथ भी हमारे जो रिलेशन है उसको काफी मजबूत करने के लिए भी उन्होंने काफी जो कदम है वो उठाए हैं। और ये कदम है वो लुक ईस्ट पॉलिसी उसी का ही एक पार्ट है। और लुक ईस्ट पॉलिसी दुनिया के सामने कब आई? ये 1996 का जो एनुअल रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, उसमें इस लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में दिया गया है। अब देखते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि आप देखें तो लुक ईस्ट पॉलिसी की जो जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि उस वक्त जो सारे के सारे जो देश है वो मल्टीलेटरलिज्म या फिर कहे तो जो रीजनलिज्म है उसके ऊपर ज्यादा है, वो उसके प्रति उनके सब देशों की नजरिया है वो बदल गया था। क्योंकि आप देखें तो जो यूरोपियन यूनियन को आप उसी के तौर पर देख सकते हैं। साथ ही साथ जो पूर्व सोवियत संघ थे उन्होंने ही अपना एक जो समूह है वो बनाया था। साथ ही साथ जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है वो भी जो रीजनलाइजेशन है वो उस वक्त अपने चरम पर था। क्योंकि आप देखें तो विश्व की एक बड़ी शक्ति है वो अब नहीं रही थी, यूएसएसआर है वो अब नहीं रही थी। शायद इसीलिए भी इन छोटे छोटे देशों को अपने जो स्थानीय जो विकास करने के लिए एक मजबूत के संगठन के तौर पर उभरना होगा। तो उनकी जो परिस्थिति ही उस वक्त ऐसी होगी। तो रीजनलाइजेशन है उस वक्त अपने चरम पर था। तो भारत ने भी अपनी जो पॉलिसी है उसमें काफी बदलाव है वो किया है। अब देखते हैं भारत का पहले यहाँ पर कोई इंटरेस्ट कैसा था। पहले हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया के प्रति जो इंटरेस्ट 1950 से 1980 के दशक था वो काफी अच्छा नहीं था। कभी भी हमारे जो रिलेशन है वो इन सब देशों के साथ अच्छे है वो नहीं रहे हैं। भारत है वो आसियान को अमेरिका का इंपीरियल सरोगेट के रूप में देखता था, वही जो आसियान है वो भारत का सरोगेट ऑफ सोवियत यूनियन के रूप में देखते थे। यानी एक दूसरे जो देश थे भारत और आसियान, उन सबको एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो अच्छे बनाने नहीं थे। एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार है वो काफी बदलाव था। क्योंकि आसियान कंट्रीज की बात करें तो मेनली सभी आसियान जो देश है वो अमेरिका के प्रति अपना जो सद्भाव है वो रखते थे। वही भारत है वो यूएसएसआर के प्रति थोड़ा बहुत झुका हुआ था। तो शायद इसलिए ही इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं बन सके। क्योंकि देखे तो यूएसए और यूएसएसआर है वो भी एक बड़े फैक्टर थे उस वक्त रिलेशन को अच्छे कराने में। और उसके बाद जो इंडो सोवियत ट्रीटी हुई उसी से ही हमारे जो रिलेशन है उसमें काफी खराबी हुई। और देखे तो भारत ने जो इस 1950 और 1980 के बीच जो हमारे कुछ ऐसे स्टेप्स लिए उसी से ही हमारे जो रिलेशन है उसमें काफी बदलाव आया। क्योंकि देखे तो भारत ने कम्युनिस्ट रूल था अफगानिस्तान में, उसी को भारत ने अपना जो समर्थन है वो दिया था। क्योंकि भारत ही ऐसा पहला साउथ एशियन देश था जिसने कम्युनिस्ट रूल अफगानिस्तान में उसको
मान्यता दी थी, तो इसीलिए भी इन सब देशों को भारत के प्रति विश्वास है वो नहीं था। दूसरा है हेंग सामरिन का रेजिम, जो कि कंबोडिया का जो हेंग सामरिन रेजिम था, जो कि एक कम्युनिस्ट रेजिम था, तो वो उसको भी भारत ने सपोर्ट किया। तो इसी से ही ये जो आसियान और इंडिया के बीच का जो गैप है वो काफी बढ़ता गया। क्योंकि आप देखें तो जो जो आसियान देश है उसमें सब देश है उसमें कभी ना कभी कम्युनिस्ट रेजिम है वो रहा है, चाहे वो वियतनाम हो, लाओस हो, कंबोडिया हो। और जहां जहां कम्युनिस्ट रेजिम रहा है वहां वहां पर काफी मात्रा में जो हत्याएं है हुई है। कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उतनी अच्छी तरह से नहीं आई है, इकोनॉमिक कंडीशन भी उतनी वर्स थी। तो कम्युनिज्म को ये जो देश है वो एक खतरे के रूप में देखते थे। वहीं यूएसए का भी इस रीजन में काफी बड़ा प्रभुत्व था। तो इसीलिए भी उन हमारे जो रिलेशन है वो उसके साथ अच्छे नहीं बन सके। लेकिन उसमें चेंजेस कब आया? उसमें चेंजेस आया यूएसएसआर के विघटन के बाद, जब प्रधानमंत्री को जो पीवीएन राव थे उनको लगा कि अब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें काफी बदलाव है वो लाना पड़ेगा। शायद इसी से ही ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो इसका निर्माण है वो हुआ होगा। अब देखते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी स्ट्रेटेजिकली भी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप देखें तो यहाँ पर ये जो आसियान देश है ये हमारे लिए इसीलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको चाइना को जो रोकना है तो इन सब देशों के साथ रिलेशन अच्छे बनाने होंगे। क्योंकि इन सब देशों के पास जो व्यापार करने के लिए भी हमारे लिए काफी पोटेंशियल है। वही ये जो देश है वो भारत को भी एक बड़े मार्केट के रूप में देखते हैं, क्योंकि इन सब देशों को कभी ना कभी एशियन टाइगर्स के रूप में वो जाने जाते थे। क्योंकि जब वहां पर कम्युनिस्ट रेजिम है वो हटाई गई, जब वो पूरी तरह से उनकी जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट बन गई, तो उनकी इकोनॉमी में काफी बूस्ट आया। तो ये सिंगापुर, मलेशिया जैसे जो देश है, बड़े बड़े जो उस वक्त की इकोनॉमी कहा जाती है, जिसे एक एशियन टाइगर्स भी कहा जाता है, तो ये सब देश है उसमें इकोनॉमी में काफी बहुत ही बड़ा बूस्ट आया। तो यहाँ पर काफी मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन भारत की उस वक्त की जो इकोनॉमी थी वो लिबरलाइज नहीं थी। तो ये लोग है वो भारत को एक मार्केट के रूप में देखते थे। इसीलिए भी जो रिलेशन है उसकी शुरुआत अच्छे करने में इन सब देशों ने अपना जो पहले स्टेप है वो लिया है। दूसरा है चाइना। चाइना जो कि इन सब ये जो साउथ चाइना सी है यहाँ पर अपना जो प्रभुत्व है, ये जो 9 डैश लाइन है इसके आसपास का जो एरिया सभी है, जो काफी मात्रा में यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेस है वो पाए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा एरिया है वो चाइना अपने कब्जे में लेना चाहता है। तो इसीलिए भी ये सब जो देश है उनको लगता है कि इसको काउंटर करने के लिए भारत का साथ हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है। और देखें तो फिलीपाइंस और जो वियतनाम है उसके साथ हमारे जो डिफेंस कोऑपरेशन अभी हाल ही के सालों में हुए हैं, तो वो भी इसी के तौर पर आप देख सकते हैं। दूसरा है स्ट्रेटेजिकली भी देखें तो ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, यहाँ से विश्व का 35% जो ये एक बहुत ही बड़ा ट्रेड रूट है। ये अभी देखे तो जापान का 80% है वो मिडल ईस्ट से आता है, चाइना का 39%, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स का जो ऑयल है वो इसी के यहाँ से ही आता है। तो भारत की जियोग्राफिकल लोकेशन देखे तो भारतीय जो नेवी है वो कभी भी इन सब एरिया में भारत की नेवी उतनी ज्यादा ताकतवर है कि इस इंडियन ओशियन रीजन की ही बात कर रहा हूँ कि भारत है वो इन सब सिचुएशन को टैकल कर सकता है। क्योंकि देखिए हमारे पास एक एडवांसमेंट ये भी है कि हमारी जो नेवी है उसका डायरेक्ट एक्सेस हमारे जो पोर्ट से मिलता है। क्योंकि आप देखें तो यहाँ पर अमेरिका और चाइना है, अगर ये लोग यहाँ पर कुछ जो एक्टिविटी करते हैं इंडियन ओशियन में, तो हमारी नेवी उसका डटकर मुकाबला कर सकती है। क्योंकि इन सबको जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो उतना नहीं मिल पाता जितना भारत को मिल पाता है। तो इसीलिए भी साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए भारत का साथ है वो देना चाहते हैं। वहीं चाइना को ये लगता है कि भारत ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है उसको कभी भी उसके लिए बंद है वो कर सकता है। शायद इसलिए भी चाइना है वो भारत को घेरने के लिए जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की जो पॉलिसी है वो अभी बना रहा है। दूसरा है चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में। चाइना का जो इन्वेस्टमेंट बहुत ही बड़ा है इन्वेस्टमेंट है। तो अभी ऑयल तो चाइना इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन अभी जो चाइना है वो अफ्रीका में जो
इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके जो फल मिलने वाले हैं चाइना को, तो ये ही यहीं से ही रास्ता है वो निकलता है। तो तब भी चाइना को ये लगता है कि जो आसियान देश है उसके ऊपर उसका कंट्रोल होना चाहिए, तभी जो उसके जो ट्रेड रूट है वो सिक्योर है, वो रह सकते हैं। तो भारत के साथ जुड़ने का उनको एक स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट है और वो भी इन सब आसियान देशों को मिल सकता है। और उसके बाद देखें तो जो आसियान के साथ हमारा जो रिलेशन है उसमें जो बदलाव है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि 1990 के दशक से शुरुआत हो जाती है, वही 1992 और 1995 में हमारे आसियान के साथ जो रिलेशन है उसके सुधार के प्रति जो स्टेप्स है वो लिए गए हैं। और 1998 का ईयर है वो एक लैंडमार्क के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही लुक ईस्ट पॉलिसी को काफी जो बूस्ट है वो इसी के तो उनके ही रेजिम में मिला है। और बाद में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने भी आसियान के साथ रिलेशन को सुधारने पर ही ज्यादा जोर है वो दिया है। अब देखते हैं कि ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। उसमें पहला आता है रीजियोनल इंटीग्रेशन, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसे जो ये सब देश है जो नेबरिंग स्टेट है वो एक दूसरे के साथ अपने जो कोऑपरेशन है उसको ऑपरेट करने के लिए एक कॉमन इंस्टीट्यूशन या फिर कॉमन लॉ के तहत ये जो ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये एक कॉमन इंस्टीट्यूशन या फिर कॉमन रूल बनाना होगा। तो इसी को ही रीजियोनल इंटीग्रेशन कहते हैं। क्योंकि अभी आप देखें तो विश्व है वो अलग अलग ऐसे जो ब्लॉक्स है उसमें बढ़ चुका है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स हो, अफ्रीकन यूनियन हो, काउंसिल ऑफ यूरोप हो, या फिर कहे तो एशिया कोऑपरेशन डायलॉग हो, या पैसिफिक आइलैंड फोरम हो। ये सब जो है वो रीजनल इंटीग्रेशन के रूप में भी आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, सस्टेनेबल रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। तीव्र इकोनॉमिक जो और सस्टेनेबल टिकाऊ जो हमें ग्रोथ चाहिए, तो इसलिए भी हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको पूरा करने के लिए उसके साथ रिलेशन अच्छे है वो होने चाहिए। तो इसको भी हमें प्राप्त करने के लिए साउथ ईस्ट एशियन से उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे बनाने होंगे। क्योंकि आप देखें तो वहां पर भी आप उसकी पॉपुलेशन है वो काफी बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। आसियान है वो भारत का एक बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में ही ये वो उभर रहा है। और उसके बाद आता है एक ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि जो ये सब जो देश है वो उनके नॉर्थ ईस्ट हमारे जो देश है और जो माफ कीजिएगा जो राज्य है उसके साथ उनके जो संबंध है, और एथनिकली भी आप देखें तो ये काफी सिमिलरिटी उसमें पाई जाती है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के जो रिलेशन है, क्योंकि आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट को गेटवे ऑफ आसियान भी आप उसको कह सकते हैं। हालांकि म्यांमार को कहते हैं, लेकिन म्यांमार, थाईलैंड जैसे देशों के साथ हमारे जो जुड़ना है तो नॉर्थ इससे ही हम जुड़ सकते हैं। तो इससे हमें काफी फायदा होगा। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट जो राज्य है जो कि काफी नेचुरली काफी रिच है, तो इससे इनको भी काफी फायदा होगा, टूरिज्म में भी फायदा होगा। साथ ही साथ देखे तो कनेक्टिविटी और टेलीकम्युनिकेशन और दूसरे तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी हमें हमारे जो नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट है उसको फायदा होगा, और हम उनके साथ जो डेवलपमेंट है उसको काफी बढ़ावा है मिलेगा। और एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या क्या है लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत, उसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर ज्यादा भार देंगे। साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विस, आईटी सेक्टर, ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म है। ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट के रूप में अभी जो तय है वो किए गए हैं। अब देखते हैं भारत ने कुछ ऐसी भारत की एफर्ट्स है वो देखते हैं कि हमने उनके साथ रिलेशन को अच्छे करने के लिए क्या क्या किया। हमारा जो पहला फेज था लुक ईस्ट पॉलिसी का, उसमें हमारे पॉलिसी मेकर्स है उन्होंने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ही ज्यादा है वो फोकस किया था। और इंडिया इज मेकिंग एफर्ट टू एस्टेब्लिश एयर एंड रोड लिंक्स, ये दूसरा फेज है। दूसरे फेज में हमने कनेक्टिविटी है उसके ऊपर ज्यादा है वो फोकस किया है। साउथ ईस्ट एशिया को जो भारत के साथ जुड़ने के लिए भी हमने जो काफी एफर्ट्स है वो बनाए हैं, तो इसको रोड डिप्लोमेसी भी आप उसको कह सकते हैं। भारत अभी एक बिल्डिंग ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो बना रहा है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहा है भारत।
इन सब रीजन में भारत से इससे क्या होगा कि ये जो साउथ ईस्ट एशियन है वो सेंट्रल एशियन देशों के साथ भी ये है वो जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ देखें तो ये सब चाइना के ऊपर ज्यादा वो भरोसा नहीं करते, क्योंकि आप देखें तो वहां पर एक पॉलिटी भी काफी बहुत ही बड़ा रोल है वो प्ले करती है। क्या क्योंकि आप देखें तो भारत है वो काफी सालों तक एक रिस्पेक्टेड डेमोक्रेसी के रूप में विश्व में उभरा है। वहीं चाइना है वो वहां पर डिक्टेटरशिप है, वहां पर तानाशाही चल रही है। तो इन सब देशों को भारत है वो काफी ज्यादा चाइना के बजाय भारत है वो उनको ज्यादा है वो रिलेवेंट लगा है। तो शायद इसीलिए ही ये जो देश है वो भारत के साथ मिलकर ये जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो बनाना चाहते हैं। शायद इसीलिए इसी से ही जो भारत और सेंट्रल एशिया और साथ ही साथ ये साउथ ईस्ट एशिया है वो जुड़ सके। और ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में भी हमने जो ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट जो बनाए है उसमें म्यांमार, थाईलैंड और इसके साथ हमारा जो एक बहुत ही बड़ा रोड लिंक बनाना है उसमें न्यू दिल्ली और हेनोई तक का एक जो रोड लिंक है वो बनानी है। उसके बाद देखें तो हमारे जो इंडिया इज कीन इन ब्रेकिंग द आर्टिफिशियल पॉलिटिकल बैरियर, जो हमारा आर्टिफिशियल पॉलिटिकल बैरियर है उसको भी हटाने के लिए भारत है वो काफी सालों तक तत्पर है। द लुक ईस्ट पॉलिसी फोकस नॉट ओनली ऑन द आसियान मेंबर, हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी सिर्फ आसियान मेंबर्स तक ही स्थित नहीं है। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी है वो उससे ही पूर्व तरफ देखती है। उसमें साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे जो दूसरी तरह के जो देश है वो भी हमारे लुक ईस्ट पॉलिसी के रेडार पर ही काफी नजदीक आते हैं। तो इसी से ही ये तीनों के तीनों देश है उसके साथ अभी हमारे जो अब डिप्लोमेटिक रिलेशन देखे तो अभी दूसरे भूतकाल की वजह अब देखे तो काफी अच्छी मात्रा में देख सकते हैं। और लुक ईस्ट पॉलिसी है उसमें पिछले 20 सालों में काफी जो बड़ा बदलाव है वो आया है। अब देखते हैं इंडिया बिकम अ सेक्टोरल पार्टनर ऑफ आसियान, इसी के तौर पर आप देखें तो भारत आसियान का जो मेंबर है वो 1992 में एक सेक्टोरल पार्टनर के रूप में बना और डायलॉग पार्टनर और मेंबर ऑफ रीजनल फोरम इन 1996 में ये डायलॉग पार्टनर और मेंबर के रूप में भारत उभर रहा है। हमने काफी इस जो इंडिया एंड आसियान एंटर्ड इनटू समिट पार्टनरशिप इन 2002 ऑन द 10th एनिवर्सरी ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी एंड लॉन्च द नेगोशिएशन फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन गुड्स इन 2003। This discussion culminated in bilateral deal in 2009 which took effect the next year। यानी कि हमने जो 2002 में भारत आसियान जो समिट बुलाई जो कि लुक ईस्ट पॉलिसी की 10वीं एनिवर्सरी के रूप में वो सेलिब्रेट की गई थी, वहीं हमने इन सब देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात रखी 2003 में। वो नेगोशिएशन होते होते वो 2009 है उसमें फाइनलाइज हो गई और 2010 से उसकी जो शुरुआत है वो हो गई है। और अब देखते हैं इसी के तौर पर हमने जो डिफेंस टाइज भी इन सब देशों के साथ बनाई है, क्योंकि इन सब देशों को लगता है कि जो चाइना है उसको काउंटर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए भारत का हमारे साथ जुड़ना है वो काफी मजबूत हो जाता है। मजबूती से भारत हमारे साथ जुड़ता है। लुक ईस्ट पॉलिसी थ्रस्ट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आसियान एंड जापान एंड साउथ कोरिया इन इंडिया मैरीटाइम स्ट्रेटेजी, हमारी जो मैरीटाइम स्ट्रेटेजी है उसको जोड़ने के लिए आसियान, जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को हमारे साथ इन्वॉल्व होना काफी जरूरी हो जाता है। तो कॉमन सिक्योरिटी कंसर्न क्या है भारत और आसियान के, उसमें फाइटिंग टेररिज्म है, सिक्योरिटी ऑफ सी रूट्स, मेंटेनिंग सिक्योरिटी ऑफ सी रूट्स, प्रिवेंटिंग स्मगलिंग ऑफ आर्म्स एंड ड्रग्स। तो ये सब है वो हमारे कॉमन सिक्योरिटी कंसर्न है आसियान और इंडिया के। भारत और आसियान ने काफी ऐसे जो देश है वो इन सब सिक्योरिटी एरियाज में हमने काफी ऐसे जो कोऑपरेशन है वो किए हैं। अब देखते हैं इंडियन डिफेंस कोऑपरेशन की बात करते हैं। भारत ने जो इम्पोर्टेंट आसियान्स जो मेंबर है उसके साथ बायलैटरल सिक्योरिटी जो और डिफेंस एग्रीमेंट है वो बनाए हैं। सिंगापुर है, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस है, इन सब देशों के साथ भारत ने जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो बनाए हैं। उसमें भी अब देखें तो उसमें जो ट्रेनिंग है डिफेंस पर्सनल उसमें ज्यादा फोकस किया गया है। जॉइंट एक्सरसाइज और मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसके ऊपर हमने है वो फोकस है वो किया है।
हमने वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपाइंस जैसे देश है उसके जो मिलिट्री ऑफिसर्स है उसको यहाँ पर नेशनल डिफेंस कॉलेज और नेशनल डिफेंस एकेडमी, यहाँ पर उनके जो मिलिट्री ऑफिसर्स है उसको ट्रेनिंग है वो दी जाती है। तो ये इसी के तौर पर आप उसको देख सकते हैं। वहीं भारत है वो इन सब देशों को, फॉर एग्जाम्पल वियतनाम है उसको भारत आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है। वही भारत ये पेट्रोल क्राफ्ट है और फ्रिगेट है उसको भी इन सब देशों को अभी बेच रहा है। और काफी ऐसे जो देश है वो ब्रह्मोस और इन सब मिसाइल है उसमें काफी इंटरेस्ट है वो रख रहे। अब देखते हैं कि नेवल डिप्लोमेसी, क्योंकि ये भी एक बहुत ही बड़ा प्ले रोल है वो प्ले करता है। क्योंकि आप देखें तो चाइना के साथ यहाँ पर हमारी एंगेजमेंट है वो लैंड एरिया में कभी नहीं है, नेवल एरिया है। और जो सी एरिया है वहीं हमारी एंगेजमेंट चाइना के साथ होगी। तो नेवल डिप्लोमेसी एक बहुत बड़ा रोल है वो प्ले कर सकती है। India's growing naval activities in the Indian Ocean cited as legitimate area of interest in Indian Maritime Doctrine of 2004. The 2007 Indian Maritime Strategy identified the northern Indian Ocean, the Persian Gulf, the sea land crossing the oceans and the narrow seas, providing access to its primary area of interest। यानी कि हमारी जो नेवल डॉक्ट्रिन है इंडियन मैरीटाइम डॉक्ट्रिन उसमें भी पर्शियन गल्फ और इन सब ये जो नैरो सीस है या फिर कहे तो जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है उसके ऊपर हमारे जो इन सब को प्राइमरी एरियाज ऑफ इंटरेस्ट के रूप में आइडेंटिफाई है वो किया गया है। तो शायद इसी को मजबूत करने के लिए भारत इन सब देशों के साथ जो नेवल एक्सरसाइजेस है वो कर रहा है। और आपको ये जो मालाबार और मिलान है वो इसी के तौर पर आप उसको देख सकते हैं। अब देखते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में। जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसमें जो 2 फेसेस आए हैं उसमें हमारा जो रिलेशन है उसमें मजबूत करने की भी नींव रखी गई, साथ ही साथ आगे कैसे बढ़ा जाए उसका भी एक मैकेनिज्म है वो तैयार किया गया। लेकिन ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 12th जो आसियान समिट हुई थी न्यापितो में नवंबर 2014 में, तब उन्होंने एक ईस्ट पॉलिसी की बात रखी। उनका मानना ये था कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो उतनी जो कहा जाए तो इफेक्टिव नहीं थी। तो अब हम एक ईस्ट पॉलिसी है उसको ज्यादा फोकस करेंगे और ज्यादा जितना हो सके जल्दी हम ये सब जगहों पर अपने जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको पूरा करने के लिए जो मैकेनिज्म है वो बनाएंगे। उनका मानना यह है कि लुक ईस्ट पॉलिसी ही हम लिंक वेस्ट पॉलिसी है उसको पूरा कर सकते हैं। जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहां पर जो हमारे कोर्डियल रिलेशन मजबूत करने के लिए लुक ईस्ट और लिंक वेस्ट पॉलिसी है उसको मजबूत करना हमारे लिए काफी है वो अपग्रेड हो जाता है। The foundation objective remains the same, but to provide impetus and increase its importance and focus on it, the policy was upgraded। जो फाउंडेशंस और ऑब्जेक्टिव है वो वही है, लेकिन इसके जो आउटकम्स आने वाले हैं और जो मजबूती से जो रिलेशन बढ़ रहे हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए और इसका महत्व बढ़ाने के लिए ही इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको ज्यादा ध्यान उसमें केंद्रित किया गया है। और इसी के तौर पर इस जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है लुक ईस्ट पॉलिसी है उसको अपग्रेड किया गया है। नॉर्थ ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी कि जो नॉर्थन एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसी से ही नॉर्थ इन ईस्टर्न जो रीजन है हमारा जो स्टेट है उसका मजबूती से जो डेवलपमेंट है वो हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को एनएसजी यानी कि नेचुरल इकोनॉमिक जोन के रूप में आइडेंटिफाई है वो किया गया है। उनका कहना यह है कि जो नॉर्थ इन रीजन विल बी डेवलप थ्रू इकोनॉमिक कॉरिडोर्स टू साउथ ईस्ट एशिया। पर उनका कहना यह है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन्स का जो डेवलपमेंट है वो साउथ ईस्ट एशियंस के साथ जो इकोनॉमिक कॉरिडोर हमने बनाए हैं उसी से ही हम ये है वो जुड़ सकते हैं। चाहे वो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन हो, आसियान हाईवे या फिर कहे तो AH48 या फिर इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो ट्राइलेटरल हाईवे है उसी से ही ये जो नॉर्दर्न ईस्टर्न हमारा स्टेट है उसके हमारे जो रिलेशन है साथ ही साथ जो उनका डेवलपमेंट है वो हम इसी से ही कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ जो चैलेंजेस है वो भी हमारे लिए कम नहीं है। डिफरेंसेस ऑफ गवर्नमेंट या कहे तो वहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। क्योंकि आप देखें
तो जो म्यांमार है वो अभी तक एक डिक्टेटरशिप में ही रहा है। अभी डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ की जो आर्मी है उसका इन्वॉल्वमेंट है वहां पर ज्यादा रहा है। थाईलैंड में भी काफी समयांतर के बाद ये जो मिलिट्री कू है वो काफी हुआ करते होते रहते हैं। जो म्यांमार की भी बात करें, माफ कीजिएगा, ये जो वियतनाम है उसकी भी बात करें तो काफी सालों तक ये कम्युनिस्ट रेजिम रहा है और अभी भी ये वन पार्टी स्टेट के रूप में भी ये उभर रहा है। और दूसरी बात करें तो मलेशिया है, मलेशिया भी वहां पर डेमोक्रेसी उतनी अच्छी नहीं है। इंडोनेशिया जो कि अभी भी एक बहुत ही डेमोक्रेसी बना रहा है, लेकिन कब तक ये डेमोक्रेसी बना रहे उसके भी कोई कह नहीं सकता कि कब तक उनकी डेमोक्रेसी वो चल सके। वहीं ब्रुनेई की भी बात करें तो ये एक सुल्तान की अपनी जागीर के रूप में वो कार्य करते हैं। तो इन सब गवर्नमेंट का जो डिफरेंसेस है वो ही हमारे लिए काफी बहुत ही बड़ा चैलेंज है, उसको देख सकते हैं। वही रीजनल सिक्योरिटी या फिर चाइनीज एसर्टिव पोस्चर, यानी कि जो चाइना है वहां पर इन सब एरिया में जो एग्रेशन दिखा रहा है, इन सब देशों को धमका रहा है, ये भी हमारे लिए काफी बहुत ही बड़ा चैलेंज के रूप में उभर रहा है। क्योंकि हमें चाइना को डिप्लोमेटिकली दो फ्रंट को हैंडल करना है। क्योंकि आप देखें तो पाकिस्तान है, वहां पर भी चाइना की जो इन्वॉल्वमेंट है, हमारे जो वेस्टर्न कंट्री से नेबर, चाहे पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, वहां पर भी चाइना की जो प्रेजेंस है, पाकिस्तान में तो सबसे ज्यादा है, लेकिन अब चाइना है वो अफगानिस्तान में भी अपनी प्रेजेंस बना रहा है। तो शायद हमें दो फ्रंट पर चाइना के साथ जो डिप्लोमेटिकली भी हैंडल करना होगा। और दूसरा है हमारी जो इंडिया लैक ऑफ इकोनॉमिक इनिशिएटिव। हमने कभी ऐसे इन सब देशों के साथ इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए इकोनॉमिक इनिशिएटिव हो कभी नहीं करे है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है वो प्ले करता है। क्योंकि देखे तो इंडिया के साथ इकोनॉमिक इनिशिएटिव ना होने की वजह से ही ये सब देश है वो चाइना के साथ अच्छी तरह से जुड़ गए हैं। क्योंकि अब देखें तो चाइना के तुलना में हमारे जो इन सब देशों के साथ जो ट्रेड रिलेशन है वो चाइना के साथ हमारे की तुलना में दुगना है। उसके बाद आता है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी भी एक बहुत ही बड़ा रोल है वो प्ले करता है। क्योंकि चाइना है वो वहां पर एग्रेशन दिखा रहा है कि अपनी मनमानी कर रहा है। तो इसको रोकना भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज के रूप में अभी उभर रहा है। उसके बाद आता है आईएस इन्फ्लुएंस एंड रेडिकलाइजेशन। आईएस का जो इन्फ्लुएंस है वो इन सब रीजियंस में अभी देखने को मिला है। स्पेशली जो इंडोनेशिया है वहां पर काफी ऐसी जो रेडिकलाइजेशन की जो एक्टिविटी है, वहां पर टेररिज्म एक्टिविटी है वहां पर पाई गई। हालांकि इंडोनेशिया की सरकार उसको मजबूती से कुचल रही है, लेकिन वहां पर रेडिकलाइजेशन है ये बहुत ही बड़े फैक्टर चैलेंज के रूप में देख सकते हैं। और देखते उसके बाद आते हैं मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी। ये भी एक चैलेंज के रूप में ही हमारे लिए उभर रहा है। हम देखते हैं जो कंसर्न्स है उसकी बात करते हैं। इंडियाज एक्टिव पॉलिसी मस्ट कंटिन्यू टू फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग कोलैबोरेशन विद द आसियान। हमें क्या करना है कि जो कोलैबोरेशन आसियान के साथ कोलैबोरेशन है उसको मजबूत करने के लिए हमारी जो एक पॉलिसी मेकर्स है उसको ज्यादा ध्यान देना होगा। वही पार्टनरशिप मस्ट एम एट प्रोमोटिंग इकोनॉमिक रिवाइवल थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इन सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट and strategic cooperation to fight terrorism, freedom, navigation, maritime security and defense cooperations। यानी कि जो इकोनॉमिक जो हमारी पार्टनरशिप है उसको इन सब जो सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन उसके ऊपर फोकस तो करना है। साथ ही साथ टेररिज्म के खिलाफ और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन से उसके ऊपर भी हमें ज्यादा है वो फोकस करना होगा। और मोदी है वो इसी के तौर पर इसे यही कर रहे हैं। मोदी जो है अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, या फिर ये जो बुद्धिज्म हो वो बुद्धिज्म भी एक हमारी फॉरेन पॉलिसी का इन सब देशों के प्रति फॉरेन पॉलिसी खड़ी जाती है, उसमें बुद्धिज्म बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है। क्योंकि आप देखें तो इन सब देश है वो भारत को बुद्धिज्म के एक फाउंडर के रूप में देखते हैं। भारत का जो बुद्धिज्म है वो हिंदुइज्म से ही निकला है, तो ये लोग भी बुद्धिज्म और भारत को एक सम्मान के प्रति देखते हैं। दूसरा आता है टूरिज्म।
टूरिज्म भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, वो प्ले करता है। क्योंकि आप देखें तो भारत के काफी जो हमारे डायस्पोरा है वो यहाँ पर रह रहे, और हमारे जो इन सब देशों के जो काफी ऐसे जो टूरिस्ट स्पॉट्स है वहां पर हमारी पब्लिक है वो वहां पर काफी जाती है। उसके बाद आता है पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स एंड कल्चरल टाइज। ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है वो, क्योंकि अब देखें तो भारत और इन सब के बीच का जो कल्चरल है उसमें काफी सिमिलैरिटीज है वो पाई जाती है। तो ये एक सॉफ्ट पावर के रूप में भी आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि भारत और आसियान के बीच की जो कनेक्टिविटी है उसको मजबूत करने के लिए हमें स्टेप्स है वो उठाने होंगे। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार के बीच से पहले जो हमें जो जुड़ना है इन सब देशों के साथ, तो हमारे नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट और म्यांमार के साथ हमारे जो कनेक्टिविटी है वो काफी मजबूत होगी। तभी हम इन सब देशों के साथ हमारे जो कनेक्टिविटी है उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसी के तौर पर ये जो प्रोजेक्ट है वो चलाए गए, उसमें ट्राइलेटरल हाईवे हो या फिर कालाधार मल्टी मॉडल ट्रेड ट्रांजिट जो प्रोजेक्ट है वो भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन या फिर जो बिम्स्टेक है वो भी इसी के तौर पर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो हमें क्या करना है कि ये जो बिम्स्टेक और ये जो ट्राइलेटरल हाईवे और कालाधार मल्टी मॉडल ट्रेड ट्रांजिट जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भारत को ज्यादा है वो फोकस है वो करना होगा। तो ये था मेरा पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर गुजराल डॉक्ट्रिन, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा जो वीडियो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा।